चलो लिखो, मोलिकन्स ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। MULLIKEN। के ए है या के ई है वो मुझे नहीं पता। MULLIKEN या KAN, जैसा लिखना लिख लो। मोलिकन्स ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। किसने 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 अभी बोला 10 सेकंड पहले। MULLIKEN या AN, जो मन करे लिख लो, मर चुका है, कुछ नहीं पूछेगा तुमसे कि क्यों गलत स्पेलिंग लिखा मेरा, है ना, है ना। किस दिन मरेगा ये, सही बता रहा हूं मैं तुमको, ये मर जाएगा मेरी हाथों। KEN या AN, जो मन करे लिख लो। देखो भाई, चार्ज बाय मास का रेशियो किसने बता दिया? थॉमसन ने। इंडिविजुअली नहीं बता पाया, अब इंडिविजुअली चार्ज बताने के लिए कौन आगे बढ़ के आ रहा है? मिलिकन। ब्रिलियंट एक्सपेरिमेंट, अनडाउटेडली मच बेटर देन व्हाट थॉमसन डिड। थॉमसन्स एक्सपेरिमेंट इज एक्सीडेंटल। गोल्डस्टीन ने जो प्रोटॉन डिस्कवर किया है वो तो और ही बेवकूफी है। खैर उस समय उसको पता भी नहीं था बहुत कुछ, तो बेनिफिट ऑफ डाउट देंगे उसको। और चार्विक ने तो, उसको तो पता ही नहीं था कुछ भी क्या कर रहा है ना, बिल्कुल ही एक्सीडेंटल है ये सब, है ना। इन सब में जो एक एक्सपेरिमेंट एकदम वेल थॉट एंड एग्जीक्यूटेड है वो मिलिकन है। इसको पता था क्या कर रहा है, और एग्जैक्टली इसने मेथड पहले दिमाग में फॉर्मुलेट कर लिया था कि ऐसे फाइंड आउट होगा, एंड ही इवेंचुअली डिड अ वेरी गुड एक्सपेरिमेंट टू परफॉर्म। चलो लिखो, मिलिकन्स ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। पहले फोटो बना लो यार इसका, लिख लो, टू डिटरमाइन चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। टू डिटरमाइन चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसका फोटो बना लो। एक रफ डायग्राम इसमें बनाना जरूरी होगा, नहीं तो आपको समझ नहीं आएगा, है ना। मैंने ये अपना बेस्ट क्यूब बनाया है आज तक का, तो अगर कोई इसको डिमीन करता है तो मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। ये एकदम मेरे वो दिमाग से वो हो जाएगा बिल्कुल। और हम ट्राइंग, है ना, तो अप्रिशिएट करना इज द बेस्ट थिंग यू कैन डू। ठीक है यार, ये क्या भयानक फोटो है यार, ये मेरे बस की चीज नहीं है ये सब। हम्म और भी दो तीन चीजें जिसका जरूरत नहीं है, इसलिए मैंने नहीं बनाया। तुम्हें जरूरत नहीं है यार, तुम इतना बना लो यार, ये बहुत है। मैंने इतना बना दिया कम है, वो क्या बनाया है यार। वेसल तो दिखाना पड़ेगा कि खुले में थोड़ी चल रहा है यार एक्सपेरिमेंट। उनका सेटअप तो बहुत टफ है बनाना यार, ये तो रैंडम एक थोड़ा रफ सा सेटअप है। नहीं, लेक बना अच्छे से बना, अभी के अभी। कोई फोटो वोटो नहीं लेगा अभी से, है ना, अलाउड नहीं है। सब लोग अपना अपना अच्छे से यहीं से लिख के जाएंगे, घर पे सब नहीं लिखते, ऐसा सुनने को मिला है ना। सबने ऐसा डिसाइड किया कि एकदम फोटो वोटो नहीं लेना है, सब यहीं पे लिख के जाएंगे बच्चे। चलो जल्दी लिखेंगे, जल्दी। एक बार देख लो, तुम तो आर्टिस्ट हो यार सबके सब। तुम बना लोगे। हाँ, ऑयल ड्रॉपलेट्स, यहाँ एटमाइजर। मैं बताऊं, बोलूं, क्या फोटो बनाया मतलब यार। एक अप्रिसिएशन नहीं निकला तुम्हारे मुंह से, है ना। एक ऐसा बोल देते क्या सर, क्या जबरदस्त फोटो बनाया ना, तो मैं खुश हो जाता था। बट नहीं, तुम नहीं कर सकते यार, बताओ ये कोई बात हुई।
है? तुम कुछ अच्छा कर दो मैं अप्रिशिएट करता हूँ कि नहीं? अबे अप्रिशिएट नहीं किया तुझे, छोड़ दे फिर। चलो कोई बात नहीं है, अब से करूंगा यार, तेरे रिजल्ट तो आने दे फिर करूंगा अप्रिशिएट तुझे। अबे लिख लिया? बोलू? जल्दी करो यार, इतना 1 घंटा थोड़ी लगता है इसको बनाने में। मैंने बना दिया कि तो फास्ट बनाया, देखा मैंने 10 सेकंड में एकदम फास्ट। मिलिकन्स ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट, इससे चार्ज निकलेगा, मास अपने आप पता पड़ जाएगा। इसके बाद हम लोग करेंगे कि गोल्डस्टीन ने क्या किया है ना। बहुत लोग तो ऐसा है कि गोल्डस्टीन को मानते भी नहीं है कि उसने प्रोटॉन का डिस्कवरी किया था। बहुत लोग तो ऐसा मानते हैं कि रदरफोर्ड ने किया था, बिकॉज गोल्डस्टीन ने जो बताया था वहीं से निकला, बट उसने तो गलत इंटरप्रेट किया था ना। उसने तो उसका नाम एनोड रे ही रख दिया था, बट एनोड से तो कोई रे निकलता ही नहीं है। इंटरप्रिटेशन वाज रॉन्ग। अब मैं बता रहा हूँ, तुम तो फोटो बनाने लग गए यार एकदम। 3-4 लोग शेडिंग वेडिंग कर रहे हैं एकदम जबरदस्त क्या है? अब इसके नंबर थोड़ी मिलने वाले हैं यार, एक रफ, तुमको समझ आएगी सेटअप कैसा है उसके लिए। बोलू? जल्दी कर यार। हाँ पागल है क्या तू? अरे अबे यहाँ ये सब का कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। अब हो गया। नहीं यार, हाँ प्रोब है एक, प्रोब से हम एक्सरे भेजते हैं। एक्सरे से ऑयल ड्रॉप नहीं नहीं, मैं बताता हूँ। एक्सरे इंटरेक्ट करेगा हवा से, हवा। बोलू? क्या बोल रहा? अगली बार ड्राइंग मत करना। अच्छा देखो, ये इज्जत रहेगी, बता बोल रहा है अगली बार ड्राइंग मत करना, इतना खराब किया है। इतना भी खराब नहीं है भाई, डिस्क लगी रहा है वो, ऑयल ड्रॉप गिरी रहे हैं, वोल्टेज है, वो डिस्क है, डिस्क। बस हो गया, बस कुछ मतलब नहीं है। अब ध्यान सुनो, देखो भाई, बस बस, अबे अबे ओ देखो, चलो एच इंटू इधर देखो। सेटअप ये है भाई, यहाँ पे क्या हो रखा है, 2 डिस्क लगा रखा है हमने ऊपर नीचे, विच इज एक्टिंग एज इलेक्ट्रोड फॉर अस। ठीक है, यहाँ पे बीच वाला एक स्पेस हमने थोड़ा सा खोल रखा है जहां से ऑयल ड्रॉपलेट गिरेगा। ऑयल यहां से निकल के आ रहा है, एटमाइजर उसको फाइन पार्टिकल्स में डिवाइड कर रहा है। एटमाइजर का रोल क्या है? जो ऑयल यहां से निकल के आ रहा है उसको फाइन पार्टिकल्स में डिवाइड करे, और वो ऐसे उसको स्प्रे कर रहा है, और वो यहां से इस होल से ऐसा नीचे आ रहा है। बात समझ आ रही है? पहले ये बैटरी यहां नहीं लगी रहेगी, दिस इज डिस्कनेक्टेड, स्विच ओपन है, बैटरी कनेक्टेड नहीं है, इनके बीच में कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, खाली ऑयल ड्रॉपलेट गिर रहा है। कुछ बात समझ आ रही है? 2 बार एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा। पहली बार जब आप एक्सपेरिमेंट करोगे तो ये जो यहां स्विच लगा हुआ है, ये स्विच ओपन होगा, मतलब ये कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है इनके अक्रॉस, क्योंकि ये बैटरी डिस्कनेक्टेड है, कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, खाली ऑयल ड्रॉपलेट गिर रहा है। बात समझ आ रही है? अच्छा, अब ये सोचो कि जब ऑयल ड्रॉपलेट गिरेगा तो क्या होगा। तो मैंने आपको लास्ट डे बताया था कि थोड़ा सा इसमें दर्द होगा, स्टोक्स लॉ का यूज करना पड़ता है। जब भी कोई पार्टिकल गिरेगा ना, तो आप खुद सोचो क्या मीडियम का कोई विस्कोसिटी या फ्रिक्शन उस पर लगेगा कि नहीं लगेगा यार। मान लो तुम एक कॉटन का छोटा सा पार्ट टुकड़ा ले लिए, तो तुम उसको ऐसा फेंकेंगे ना, तो जब वो नीचे आएगा ना, तो वो हमेशा एक्सेलरेट हो रहा है ऐसा नहीं बोल सकते, क्योंकि जब वो नीचे आ रहा है तो उसमें नीचे क्या लग रहा है, mg लग रहा है। बोलो यार, बट उस पे पैरेलली ऊपर एक ड्रैग भी लग रहा होता है, एयर ड्रैग लग रहा है उसके ऊपर। बात समझ आ रही है?
वो एयर ड्रैग फोर्स कितना लगाता है वो कौन बताएगा? स्टोक्स लॉ बताएगा। उसका वैल्यू निकल के आता है 6 पाई ईटा आरवी। ईटा इज कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, वो मीडियम के लिए फिक्स होता है, एक सर्टेन मीडियम का ईटा का वैल्यू फिक्स होता है। बोलो यार। फ्रिक्शन, फ्रिक्शन जैसे ये सरफेस पे लग रहा है, वैसे ही किसी मीडियम का जो फ्रिक्शन है, जैसे मान ले हनी है, तूने हनी के अंदर एक ऐसा बॉल ड्रॉप किया आयरन का, तो वो आयरन का बॉल जब नीचे जाएगा तो क्या उस पे ऊपर की तरफ हनी एक ड्रैग लगाएगा ना, दैट इज विस्कोसिटी। और जो उसका वेलोसिटी है वो भी उसमें रोल प्ले करेगा। तो मान ले मैंने एक ऑयल ड्रॉपलेट लिया, ये नीचे जा रहा है, कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, मैं सब लिखवाऊंगा, अभी लिखना मत, मैं सब पॉइंट बाय पॉइंट लिखवा दूंगा, अभी खाली सुन लो एक बार। ऑयल ड्रॉपलेट है, बताओ इसका कुछ मास तो होगा, अगर मास होगा तो बताओ नीचे कितना फोर्स लगेगा? mg। बोलो कोई बुराई वाली बात नहीं है। लेकिन जब वो ऑयल ड्रॉपलेट नीचे जा रहा है तो एयर उस पर एक ड्रैग लगा रहा है ऊपर की तरफ, वो ड्रैग कितना है? 6 पाई ईटा आर वी, रेडियस पार्टिकल का। 6 पाई ईटा क्या है? मीडियम का कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, आर क्या है? पार्टिकल का रेडियस, वी क्या है? पार्टिकल का वेलोसिटी। नीचे क्या लग रहा है? mg लग रहा है। मुझे खाली ये बता दो, ये mg फिक्स है या वेरिएबल है? फिक्स है। उस पार्टिकल का मास फिक्स है, g फिक्स है, mg फिक्स है, लेकिन ये वेलोसिटी चेंज होता है, ये वेलोसिटी चेंज होता है। और बढ़ते बढ़ते एक टाइम पे क्या होता है कि वेलोसिटी बढ़ते बढ़ते 6 पाई ईटा आरवी और mg बराबर हो जाता है। बात समझ आ रही है? मान लो उस पॉइंट पे द वेलोसिटी इज v1, तो जिस पॉइंट पे 6 पाई ईटा आरवी और mg बराबर हो गया, उस पॉइंट पे जो वेलोसिटी है, क्या अब वो वेलोसिटी चेंज होने वाला है? नहीं, क्योंकि यार फोर्स तो जीरो हो गया ना पार्टिकल पे, तो एक्सेलरेशन भी जीरो हो जाएगा और पार्टिकल का वेलोसिटी क्या हो जाएगा? कांस्टेंट। और तो सुनो भाई, एक पार्टिकल गिर रहा है, नीचे mg लग रहा है, ऊपर एयर ड्रैग लग रहा है, बात समझ आ रही है? और पहले मान लो वेलोसिटी v था, नीचे mg था, दोनों बराबर नहीं था, लेकिन क्या होगा कि ये वेलोसिटी बढ़ता रहेगा, क्योंकि एक नेट फोर्स है तो वेलोसिटी बढ़ रहा है। वेलोसिटी बढ़ते बढ़ते क्या हो जाएगा? एक पॉइंट पे मान लो वो हो गया v1, और उस v1 वेलोसिटी पे 6 पाई ईटा आर v1 और mg बराबर हो गया। तो अब नेट फोर्स क्या हो गया? जीरो। और अगर नेट फोर्स जीरो हो गया, कोई बात नहीं, कोई बात, इधर देख इधर देख, अगर नेट फोर्स जीरो हो गया तो उस पे जो भी एक्सेलरेशन है वो जीरो हो जाएगा और वेलोसिटी क्या हो जाएगा? कांस्टेंट हो जाएगा। बात समझ आ रही है? अच्छा, ये हमने विदाउट इलेक्ट्रिक फील्ड, विदाउट एक्सरेज कुछ नहीं किया। अब हम दोनों को टर्न ऑन कर देंगे, ये हम लगा देंगे इसको, और यहां से हम एक्सरे डालना चालू करेंगे। अब एक्सरे क्या करता है कि यहां पे सिर्फ ऑयल ड्रॉपलेट तो है नहीं, यहां एयर भी है। एक्सरे जाएगा, हवा है उधर, उसके पार्टिकल्स को हिट करेगा और उनको आयनाइज कर देगा। एक्सरे का रोल क्या है? एयर को आयनाइज करना। यहां पे एयर है और एक्सरे गया और एयर को आयनाइज कर दिया। एयर क्या किया? खुद बन गया कैटायन और इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया। जो इलेक्ट्रॉन एयर लूज करता है वो ऑयल ड्रॉपलेट गेन कर लेते हैं, और इस तरह से ऑयल ड्रॉपलेट हो जाते हैं चार्ज्ड। पहला एक्सपेरिमेंट is without anything, without X-ray. There is no X-ray needed, there is no electric field needed. अब हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड को भी कनेक्ट करेंगे और यहां से एक्सरे भी देंगे। एक्सरे एयर को आयनाइज कर देगा। एयर जब आयनाइज होगा, सीधा बैठेगी तो ज्यादा समझ आएगा। हाँ, तो जब एक्सरे एयर को आयनाइज करेगा तो एक्सरे एयर में से क्या निकालेगा? इलेक्ट्रॉन। वो इलेक्ट्रॉन कौन गेन करेगा? ऑयल ड्रॉपलेट, और ऑयल ड्रॉपलेट बन जाएगा चार्ज्ड। ऑयल ड्रॉपलेट जब चार्ज्ड बन गया, और कैसा चार्ज आएगा उसके ऊपर? नेगेटिव या पॉजिटिव? नेगेटिव। और मैंने ये वोल्टेज लगाया तो ऊपर मैंने क्या रखा है? पॉजिटिव टर्मिनल रखा है क्या? नीचे नेगेटिव रखा है।
तो ऑयल ड्रॉपलेट अब किधर अट्रैक्शन फील कर रहा है? ऊपर, क्योंकि वो नेगेटिवली चार्ज है और ऊपर पॉजिटिव प्लेट है। अब जब वो ऑयल ड्रॉपलेट ऊपर जा रहा है, ऐसा वोल्टेज सेट किया कि ऑयल ड्रॉपलेट ऊपर जाने लग गया, तो उस पे एयर ड्रैग किधर लग रहा है? नीचे। अरे जब पार्टिकल नीचे जाएगा तो ड्रैग ऊपर लगेगा यार, और जब पार्टिकल ऊपर जाने लग जाएगा तो ड्रैग किधर लगने लगेगा? नीचे। और अब उस पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना फोर्स लगा रहा है? QE, और एयर ड्रैग नीचे लग रहा है और mg भी नीचे लग रहा है। बात समझ आ रही है क्या? तो अब क्या लिखोगे कि QE इज 6 पाई ईटा RV। मान लो वेलोसिटी V2 है, उस केस में भी मान लो टर्मिनल वेलोसिटी आ गया, और दैट इज V2 प्लस mg, और mg पता है, mg तो फिक्स है 6 पाई ईटा RV1, और यहीं से हम लोग चार्ज निकालेंगे। देखते हैं, मैं सब लिखवाता हूं तुमको, लिखो। लिखेंगे भाई। when electric field when electric circuit when electric circuit is disconnected when electric circuit is disconnected, पहला वाला जो सेटअप है उसमें ये सर्किट और एक्सरे का कोई रोल नहीं है, इलेक्ट्रिक सर्किट डिस्कनेक्टेड है। तो हम लोग ये जो ड्रैग फोर्स या विस्कस ड्रैग, जो भी बोल सकते हैं इसको, को यूज कर रहे हैं, बताओ इसका फॉर्मूला क्या है? 6 पाई ईटा RV है क्या? बात समझ आ रही है? लिख लेना, ये कहां से आया है? स्टोक्स लॉ से आया है, ठीक है। द ड्रैग फोर्स इज 6 पाई ईटा RV, कहां से आया? स्टोक्स लॉ से आया। इतना लिख लो, फिर आगे लिखाता हूं, मैं लिखवा देता हूं सीक्वेंस में। हाँ, उधर अब दिख रहा है? किधर? इधर? ओके, मैं इधर ही जा रहा था, उसने बोला उधर। लिख लिया? बोलो इतना अच्छे से लिख लो, जल्दी जल्दी बोलना। नहीं नहीं, रुक थोड़ी जाएगा यार, क्या बोल रहे है तू? नहीं, मान ले एक पार्टिकल पे नेट फोर्स 0 हो गया तो उसका एक्सेलरेशन 0 हो जाता है, पार्टिकल रुक थोड़ी जाता है, वो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करता है। समझ रहे हो? उसका वेलोसिटी बदलेगा नहीं, बट पार्टिकल रुकेगा थोड़ी, नहीं रुकेगा। ये देखो, ये अलग ही खुश हो गए। हाँ सब नो, मैं बता देता हूं, इसमें ईटा इज कॉल्ड कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ऑफ द मीडियम। बताओ यहाँ पे मीडियम कौन है? मीडियम तो एयर। R इज द रेडियस ऑफ पार्टिकल, ऑयल का, oil droplet basically। V is the velocity of oil droplet and eta is the coefficient of viscosity। लिख लिया इतना? जल्दी जल्दी करो, बहुत करना है। हो गया? बोलू? हो गया? बोलू? बोलू? हो गया? चलो बोलू, लिखो। when the drag force becomes equal to when the drag force becomes equal to हाँ, when electric field is disconnected, उसके बाद ये सब लिख लिया था ना। हाँ, अभी भी वही चल रहा है, 2 बार एक्सपेरिमेंट करना है ना, एक बार डिस्कनेक्ट करके एक बार कनेक्ट करके। तो अभी डिस्कनेक्टेड वाला पार्ट चल रहा है, उसके अंदर ये सब लिख लिया ना तुमने। हाँ, उसी में कंटिन्यू करो। when वो ये सब उसके नीचे लिखना था। ओके, लिखो
when drag force becomes equal to mg, when drag force becomes equal to mg, oil droplet acquires a constant velocity. Oil droplet acquires a constant velocity called terminal velocity. Acquires a constant velocity called terminal velocity. Say v1, say v1, और उस कंडीशन पे जो पार्टिकल के ऊपर नेट फोर्स है वो जीरो हो जाएगा, एक्सेलरेशन भी जीरो हो जाएगा. तो आप क्या लिखोगे? 6 पाई ईटा आर वी वन इज इक्वल टू एम जी. दैट इज द फर्स्ट पॉइंट. लिख लिया इतना? लिख लो. से v1 मतलब टर्मिनल वेलोसिटी अगर v1 है तो 6 पाई ईटा आर वी वन विल बी इक्वल टू mg. बस ये लिखना. टर्मिनल वेलोसिटी को क्या ले लिया? v1. जब टर्मिनल वेलोसिटी हिट हुआ मतलब अब ऊपर और नीचे लगने वाला फोर्स बराबर हो चुका है, तो मैं क्या लिख सकता हूं? 6 पाई ईटा आर वी वन इज इक्वल टू mg. जब टर्मिनल वेलोसिटी आ गया तो नेट फोर्स जीरो हो गया, तो दोनों को इक्वल कर दिया. चलेगा? आगे लिखो. When an electric field is applied or adjusted, when an electric field is applied and adjusted, अब उसके अंदर लिखेंगे. अभी तक हमने इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं लगाया था, अब लगा रहे हैं. इलेक्ट्रिक फील्ड इज अप्लाइड एंड एडजस्टेड, उसके अंदर लिखेंगे ड्यू टू एक्सरेज air gets ionized. Due to X-rays, air gets ionized and electron generated are acquired by oil droplet. Are acquired by oil droplets. And the droplets gets negatively charged. And the droplets get negatively charged. Full stop. बट विहान तो बहुत सारे थे ना, तो सबने कर लिया ना अपना अपना. अच्छा, अग्रवाल एक ही है. ओके, फिर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. लिखो. इलेक्ट्रिक फील्ड इज adjusted in such a way, electric field is adjusted in such a way that the movement of oil droplet is upward and it again acquires a terminal velocity, say v2. ध्यान से देखेंगे इधर, बस लास्ट काम बाकी है इसके अंदर. देख लो. वोल्टेज लगा दिया,
जैसे ही वोल्टेज कनेक्ट किया, बताओ ऊपर वाले पे क्या पोटेंशियल आएगा, पॉजिटिव, नीचे वाले पे नेगेटिव। ऑयल ड्रॉपलेट ने एयर का इलेक्ट्रॉन लिया है और ऑयल ड्रॉपलेट क्या हो चुके हैं, नेगेटिवली चार्ज, तो वो किधर फोर्स फील करेंगे, ऊपर की तरफ। और ऐसा लगाया इस वोल्टेज को कि ऑयल ड्रॉपलेट का नेट मूवमेंट अब ऊपर की तरफ होने लग गया। अब बताओ, जब ऊपर की तरफ नेट मूवमेंट हो रहा है तो ऊपर कौन सा फोर्स लग रहा है, फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड, और नीचे कौन सा लग रहा है, mg। और जब पार्टिकल ऊपर जा रहे हैं तो ड्रैग भी नीचे लग रहा है, तो ड्रैग कितना लगता है, 6 पाई ईटा आरबी। अब जब ड्रैग नीचे लग रहा है तो भी तो एक ऐसा वेलोसिटी आएगा ना जिसपे नेट फोर्स 0 हो जाए। पार्टिकल के ऊपर जाते वक्त भी तो नेट फोर्स 0 कर सकते हैं ना। तो वापस से एक पर्टिकुलर वेलोसिटी पे नेट फोर्स 0 हो गया। मान लिया मैंने उस वेलोसिटी को v2, क्योंकि अगर नेट फोर्स 0 हो गया है तो ये v2 क्या हो जाएगा, फिर कांस्टेंट हो जाएगा। अगर नेट फोर्स 0 हो गया है तो v2 क्या हो जाएगा यार, कांस्टेंट हो जाएगा। एक्सेलरेशन है ही नहीं तो वेलोसिटी फिक्स हो जाएगा। बोलो यार, तो यहां से क्या लिखोगे तुम, क्योंकि यहां पे भी नेट फोर्स 0 हो चुका है, वेलोसिटी कांस्टेंट हो चुका है, तो आप क्या लिखोगे, QE इज इक्वल टू 6 पाई ईटा RV2 प्लस mg। और आप जानते हो कि mg किसके इक्वल है, 6 पाई ईटा RV1 के। और यहां से आप 6 पाई ईटा R कॉमन ले लोगे तो ये बचेगा V1 प्लस V2। और यहां से चार्ज निकालने का आपके पास एक फॉर्मूला निकल के आया, मलिकन के पास एक फॉर्मूला निकल के आया चार्ज निकालने का, 6 पाई ईटा R V1 प्लस V2 बाई E। कुछ बात समझ आ रही है क्या बोला इसमें, बताओ ये E कौन सा है यार, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ कौन सा, ये जो मैंने बैटरी लगाया उसकी करस्पॉन्डिंग जो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ आएगा। कुछ बात समझ आ रही है बोलो भाई, ध्यान से सुन लेना, अभी काम खत्म नहीं हुआ है, अभी इसमें एक दर्द और है। दर्द है ये रेडियस कैसे निकालेंगे, ये पार्टिकल का रेडियस कैसे निकालेंगे। तो ये पार्टिकल का रेडियस पिछली बार ही निकल जाता, यही देख लो आप, पार्टिकल का रेडियस तो यही निकल जाएगा। 6 पाई ईटा RV1 इज इक्वल टू mg आया था पिछली बार, बिना फील्ड के, बिना एक्सरे के। बताओ क्या मैं मास को डेंसिटी इनटू वॉल्यूम लिख दूं तो कोई बुराई वाली बात नहीं है। बताओ ये किसका मास है, ऑयल ड्रॉपलेट का, तो डेंसिटी किसका होगा, ऑयल ड्रॉपलेट का। बोलो यार, और अगर मैं वॉल्यूम ऑफ ऑयल ड्रॉपलेट को निकालने के लिए ऑयल को स्फेरिकल मान लूं तो क्या प्रॉब्लम है क्या, नहीं, मानना पड़ेगा यार, ऑयल को क्या मानना पड़ेगा, स्फेरिकल मानना पड़ेगा। और उसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, 4/3 pi r cube. This is the radius of oil droplet. This is also the radius of oil droplet into g. यहां से एक रेडियस कटेगा, यहां से r स्क्वायर निकल के क्या आएगा वो देख लो, 18/4 मतलब 9/2 इंटू पाई, इंटू पाई कैंसिल हो रहा है क्या, ओके पाई भी कैंसिल हो गया, ईटा और क्या बचेगा, V1 डिवाइडेड बाई G इंटू डेंसिटी ऑफ ऑयल। यहां से रेडियस निकल के आ जाएगा ये 9/2 ईटा V1 बाई रो ऑयल इंटू G। बस इसको मैनिपुलेट किया, कुछ नहीं किया है, मल्टीप्लाई डिवाइड जो करना था करके ये रेडियस निकल के आ गया। यही रेडियस यहां यूज करेंगे। Everything else was known, these velocities were known, this field was known, eta was known, radius ऐसे निकाला और यहां डाल दिया। कुछ बात समझ आ रही है, क्या किया है कुछ समझ आ रहा है भाई, ये बहुत सिंपल है, समझा ना। डेंसिटी इंटू वॉल्यूम क्या होता है यार, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, मास होता है भाई, और वॉल्यूम को 4/3 पाई r क्यूब ले लिया, बोलना मैं बता रहा हूं, अभी तो काम आधा ही हुआ है। अब मुल्किन ने ये काम 200 बार किया, कितनी बार किया, 200 से 300 बार। मुल्किन ने ये काम कितनी बार किया, इसको पूछो, बाहर से आ रही, पता ही नहीं चला इसको।
मोलिकन ने कितनी बार काम किया बताओ भाई? 200 से 300 बार। समझ लो कितना मेहनती था। हम एक सवाल दोबारा बनाए हमारे परेशान हो जाता है, चल रहे लोग कैसे फेमस होते देखा। ये काम उसने सिर्फ 200 से 300 बार किया। हाँ 200 से 300 बार। हाँ सिर्फ बोल दिया क्या? ओह शिट मैन। अब सुनो क्या हुआ। आप खुद सोचो, क्या वो ऑयल ड्रॉपलेट जब इलेक्ट्रॉन को अक्वायर कर रहा है तो क्या हर बार वो एक ही इलेक्ट्रॉन अक्वायर करेगा क्या? नहीं। अरे कभी वो एक इलेक्ट्रॉन अक्वायर करेगा, कभी वो 2 इलेक्ट्रॉन अक्वायर करेगा, कभी 3 भी कर सकता है। अबे मीडियम में इलेक्ट्रॉन अवेलेबल है। कैसे इलेक्ट्रॉन आया? एक्सरे की वजह से। बोलो भाई, यहां से जब हमने एयर को हिट किया तो उसमें से क्या निकला? इलेक्ट्रॉन। किसने अक्वायर किया? ऑयल ने। बात समझ आ रही है? अब ऑयल एक ही इलेक्ट्रॉन लेगा ये जरूरी नहीं है। ऑयल कैन अक्वायर एनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो जब उसने यहां से चार्ज निकाला मोलिकन ने, तो चार्ज ऐसा निकल के आया। कभी 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 आया, कभी 3.2 इंटू 10 टू द पावर -19 आया, कभी 4.8 इंटू 10 टू द पावर -19 आया, कभी 8 इंटू 10 टू द पावर -19 आया। ऐसे आया। चार्ज हमेशा 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 निकल के नहीं आया, उसके मल्टीपल्स में आया। कभी वो समझ गया कि कभी वो एक इलेक्ट्रॉन अब्सॉर्ब कर रहा है, कभी वो 2 इलेक्ट्रॉन अब्सॉर्ब कर रहा है, 3 इलेक्ट्रॉन अब्सॉर्ब कर रहा है। तो जिस चीज के मल्टीपल्स में आ रहा है वही चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक ही अक्वायर करेगा ये जरूरी नहीं है। ये बात समझ आ रही है? सबसे जो कॉमन सवाल है मोलिकन का वो यही है। आपको बोलेगा कि मान लो मोलिकन ने एक्सपेरिमेंट किया, मान लो मोलिकन ने एक्सपेरिमेंट किया और कभी निकल के आया चार्ज 0.3 इंटू 10 टू द पावर 5, कभी आया 0.9 इंटू 10 टू द पावर 5, कभी आया 2.7 इंटू 10 टू द पावर 5। तो बताओ चार्ज कितना होगा? तो जो भी दे रखा है उसका HCF लेना है। बात समझ आ रही है? अबे हाइपोथेटिकल सवालों में तो कुछ भी लिख देते हैं। बोलेगा मान लो वो नहीं निकला, ये सब निकल के आता मोलिकन को, तो क्या होता चार्ज? इनका HCF ले लेते और क्या। उसने क्या किया? उनका HCF ले लिया। अरे बोलो, अरे एक ही इलेक्ट्रॉन थोड़ी ऑयल अक्वायर करेगा यार, अपना दिमाग लगाओ थोड़ा। ऑयल एक ही इलेक्ट्रॉन थोड़ी अक्वायर करेगा। अबे यार कभी एक इलेक्ट्रॉन करेगा यार, कभी 2 भी कर सकता है। नहीं समझा? तो इसीलिए जो चार्ज आया ना वो हमेशा जिसके मल्टीपल्स में आया, दैट वैल्यू वाज कंसिडर्ड एज द चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। जल्दी लिखो। सब लिखना है, सब लिखना है। चुप नहीं रे, वो तो अभी हमने वो चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन तो याद ही है यार। चिंटू पिंटू बिट्टू, जल्दी लिखो, जल्दी सीधा। इंसान जैसे बेड पे ले। हाँ लिख जल्दी। सवाल लिख रहे हैं यार तुम लोग, ये लिख रहा है बताओ। और क्या चाहिए तुम लोगों को? सीरियस हो गया पढ़ाई में? आज ही से हुआ है सीरियस? घर वाले समझाए क्या इसको? मार वार खाता है कि नहीं घर पे? तुझे पता होगा यार, फैमिली फ्रेंड है। फैमिली फ्रेंड नहीं है? ये दोनों फैमिली फ्रेंड है। बता मार खाता है कि नहीं घर पे? खाता है ना? नहीं खाता कभी नहीं? तो ऐसा कुछ कर कि खाए मार, है ना? जा कुछ दंगा लगा दे घर पे। कुछ करना पड़ता है यार दोस्तों के लिए, इतना तो करना पड़ेगा यार। फंसाओ कुछ, बोल। अगर ऑयल ड्रॉपलेट का नेट मूवमेंट अपवर्ड है, मतलब फोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड तो ग्रेटर हुआ ना एयर ट्रैक से। यस फिर हम लोग इक्वल यस, जब फोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ग्रेटर था तो पार्टिकल ऊपर गया, वेलोसिटी बढ़ता गया, फिर एक वेलोसिटी पे वो फोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड और जो नीचे का फोर्स है वो बराबर हो गया और वो पार्टिकल वहां पे रुक जाएगा।
इनिशियली इट रुकेगा नहीं, कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करने लगेगा। बात समझ आ रही है? तो इनिशियली व्हेन इट स्टार्टेड it was having a net acceleration in the upward direction, but eventually when that velocity increased, the air drag increased, और फिर एक पॉइंट पे बराबर हो गया तो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करने लग गया। बोलू, पहला पॉइंट लिखो। Reading क्या है? उसी के अंदर नोट, मोलिकन्स ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट के अंदर नोट लिखो। पहला, in the above analysis, the concept of buoyancy is ignored. The concept of buoyancy is ignored. buoyancy नहीं लगा रहे, इस पे पढ़ा होगा ना आपने आर्किमिडीज प्रिंसिपल बचपन में, 6-7 में पढ़ा देते हैं यार वो तो। अरे वो पानी में बैठा, यूरेका यूरेका, बिना कपड़ों के, अबे पढ़ाते तो है यार बचपन में। आर्किमिडीज नहीं पढ़ाते बचपन में? क्या पढ़ाते फिर? छोड़, ऐसे ही छोड़ देते क्या बच्चों को? चलो ठीक है, कुछ नहीं, कोई बात नहीं है, वो उसको इग्नोर किया है यार यहाँ पे। कोई बता सकता है कैसे इग्नोर किया? क्या डिफरेंस लाना पड़ता? एग्जैक्टली जब वो पार्टिकल नीचे आ रहा है उसमें बाइंड फोर्स भी लगता है ऊपर की तरफ, है कि नहीं है? कितना खुश है। बता, क्या पता है बॉयंट फोर्स के बारे में? हाँ, अच्छा, अपवर्ड फोर्स बाय वाटर, मतलब अगर एक ऐसा बलून है हवा में तो उस पे कोई बायंसी नहीं लग रहा। नो नो नो, फ्लूइड, हवा में भी बायंसी लगता है यार, ऐसा थोड़ी होता है। मान ले देर, देख देख देख, नहीं यार क्या सोच रही है, तेरे पास एक बलून है ना, तूने उसको ऐसा रखा हुआ है हवा में, छोड़ेगी तो किधर जाएगा? ऊपर। क्यों? रेजिस्टेंस उसको ऊपर लेके चला गया। अच्छा अच्छा, रेजिस्टेंस बोल रहा है अब मैं रेजिस्ट नहीं करूंगा, अब मैं सपोर्ट करूंगा, बहुत हो गया, रेजिस्टेंस करते करते थक गया मैं, ऊपर भेजो इसको रेजिस्टेंस से। मतलब रेजिस्टेंस रेजिस्ट नहीं कर रहा, बोल रहा ले चलो ऊपर, ऊपर ले चलो इसको। ऐसा थोड़ी होता है यार, बॉयंसी लग रहा है यार, बॉयंसी है ना, हर जगह लगता है भाई। जैसे तू, कोई भी ऑब्जेक्ट है, when it displaces a certain amount of fluid, तो जो डिस्प्लेस्ड अमाउंट ऑफ फ्लूइड है वो एक फोर्स लगाता है, ठीक है? चलो, तो उसको हमने यहाँ पे नेग्लेक्ट किया है। दूसरा पॉइंट लिखो, दूसरा पॉइंट लिखेंगे, बस बस लिखो लिखो लिखो। दिस एक्सपेरिमेंट, दिस एक्सपेरिमेंट ऑल्सो सजेस्ट, this experiment also suggests that electronic charge is the quantum of charge, that is it is indivisible, indivisible, and if the charge is exchanged between two bodies, then it should be in terms of integral multiple of that charge. In terms of integral multiple of that charge. Next लिखो, discovery of proton. Discovery of proton. लिख लो भाई,
हाँ, मैंने बोला कि चार्ज जो होता है ना मल्टीपल उसकी वैल्यू फिक्स है और क्वांटाइज्ड है। क्वांटाइज्ड का मतलब हम या तो उसको एक गेन करेंगे या दो गेन करेंगे या एक लूज करेंगे या दो लूज करेंगे। तो आवर चार्ज इज ऑलवेज गोइंग टू बी इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ दैट वैल्यू। समथिंग गेन्स 2 इलेक्ट्रॉन, तो कितना चार्ज गेन करेगा? 2 into दैट चार्ज। चलो हाँ, बस बस बस। चलो लिखो, डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन बाय गोल्डस्टीन। लिख लेंगे परफोरेटेड कैथोड रे एक्सपेरिमेंट। परफोरेटेड कैथोड रे एक्सपेरिमेंट। एक सेटअप बना लो। चलो भाई, एक बार देख लो पहले, फिर बनाना। पहले देख लो इधर, देखो भाई क्या होता है। तो गोल्डस्टीन ने जो कैथोड यूज किया है उसमें परफोरेशंस है, मतलब छोटे छोटे होल हैं उसके अंदर, है ना। मॉडिफाइड कैथोड कहते हैं, कुछ ऐसा खास नहीं है, बस कैथोड जो है उसके अंदर कुछ परफोरेशंस है, होल्स है छोटे छोटे, ठीक है। अब उसने क्या ऑब्जर्व किया कि जैसे पहले कैथोड से मुझे रेज निकलती हुई दिखाई दे रही थी, वो अभी भी दिख रही है। कैथोड से अभी भी रेज निकल रही है और किसकी तरफ जा रही है? एनोड की तरफ। और इसके बारे में हमने ऑलरेडी काफी डिस्कशन किया है कि कैथोड से रे एनोड की तरफ जाती है और उसको हम क्या कहते हैं? कैथोड रेज कहते हैं। बात समझ आ रही है क्या? लेकिन उसने ये भी ऑब्जर्व किया कि कुछ रेज इस परफोरेशन से भी निकल के इधर जा रही हैं। पूरे ट्यूब में जिंक सल्फाइड का कोटिंग है। उसने ये ऑब्जर्व किया कि जैसे कैथोड से तो रे निकलती है और थॉमसन ने बता दिया है, हमने काफी डिस्कस कर लिया है, तो कैथोड से एनोड की तरफ तो रे जा ही रही है। लेकिन उसने ये भी ऑब्जर्व किया कि कुछ इस परफोरेशन से भी रेज निकल के कैथोड से उल्टे डायरेक्शन में जा रही है। तो अब लॉजिकली इसका मतलब क्या निकल के आता है कि अगर कोई चीज कैथोड के परफोरेशन से निकल के जा रही है तो वो कहां से आया होगा? एनोड से। अभी हमने कैथोड से रे निकाला और एनोड के परफोरेशन से उसको क्रॉस कराया और इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड लगाया था 2 मिनट पहले। बोलो यार, अभी 2 मिनट पहले हमने कैथोड से रे निकाला, उसको एनोड के परफोरेशन में से लेके गए और इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में डिविएट किया कि नहीं किया? बोलो, किया कि नहीं किया था? सिमिलरली उसने ऑब्जर्व किया कि अगर कैथोड में परफोरेशंस हैं तो वहां से भी कुछ निकल के जा रहा है। तो उसने ये सोचा कि ये कहां से आ रहा होगा? एनोड से आ रहा होगा। उसने क्या नाम दे दिया उसका? एनोड रेज। या इसी को उसने और भी क्या बोल दिया? कैनाल रेज भी बोल दिया। बात समझ में आ रहा है? अब सोचो कि क्या वो सही कह रहा है? क्या एनोड से कोई रे निकल सकता है? नहीं निकल सकता। आज हम ये जानते हैं
कि एटम किस तरह का होता है, कम से कम इतना तो जानते ही हैं कि एटम में सेंटर पे न्यूक्लियस होता है, इसमें तो कोई डिबेट ही नहीं है, ये तो सब मानते हैं कि सेंटर ऑफ द एटम क्या है, न्यूक्लियस है, और न्यूक्लियस के अंदर क्या लग रहा है, न्यूक्लियर फोर्स लग रहा है, और वो न्यूक्लियर फोर्स जो है वो न्यूक्लियस के पार्टिकल्स को बहुत टाइटली होल्ड करके रखेगा। वो जो न्यूक्लियर फोर्स है वो न्यूक्लियस के पार्टिकल्स को बहुत ही टाइटली होल्ड करके रखेगा। इतनी बात समझ आ रही है क्या? तो क्या न्यूक्लियस में से कुछ निकल सकता है क्या? नहीं निकल सकता। प्रोटॉन कहाँ रहता है? न्यूक्लियस में। अगर एनोड से रे निकलना होता, अरे जैसे कैथोड रे में कौन था? इलेक्ट्रॉन। तो अगर एनोड से कोई रे निकलना होता तो वो क्या होता? प्रोटॉन। और प्रोटॉन कहाँ रहता है? न्यूक्लियस में। निकल ही नहीं सकता, तो एनोड से तो रे निकल ही नहीं सकता। उसको ऐसा लगा, क्योंकि उस समय ये आइडिया नहीं था कि सेंटर पे न्यूक्लियस होता है और न्यूक्लियर फोर्स है और फलाना ढिमकाना, कुछ नहीं पता था। तो उसको ये लगा कि जैसे कैथोड से रेज निकलती है वैसे एनोड से भी निकलती है, इनमें नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है और इसमें पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है। बात समझ आ रहा है? लेकिन क्या ये पॉसिबल है कि एनोड से रे निकले? नहीं, ये पॉसिबल नहीं है। एनोड से रे नहीं निकल सकता। अब मुझे ये बता दो कि अगर एनोड से रे नहीं निकल सकता तो वो है क्या जो वो क्रॉस कर रहा है कैथोड के परफोरेशंस को? वो क्या है? वो है आयनाइज्ड गैस। अभी अभी मैंने बताया कि जो कैथोड रे है वो गैस को आयनाइज कर देती है, बताया था ना। तो मान लो यहां पे आपने फिल कर रखा है हीलियम गैस और कैथोड रे ने उस हीलियम गैस को आयनाइज कर दिया, तो क्या बन गया बोलो? हीलियम प्लस बन गया। अब वो हीलियम प्लस तो ये नेगेटिवली चार्ज्ड प्लेट से अट्रैक्शन फील करेगा ना। अरे ये नेगेटिव प्लेट से वो हीलियम प्लस अट्रैक्शन फील करेगा कि नहीं करेगा? करेगा। और वो जो हीलियम प्लस आया कहां से? कैथोड रे ने जो गैस को आयनाइज किया उससे आया। वो हीलियम प्लस एक्चुअली ये नेगेटिव प्लेट से अट्रैक्शन फील करता है और वो एक्चुअली ये परफोरेशन से क्रॉस करके जा रहा होता है। तो ये रे एक्चुअली एनोड रे नहीं है, एनोड से कोई रे नहीं निकलता। ये रे एक्चुअली क्या है? गैस जो यहां पे फिल किया हुआ था ये उसका आयनाइज्ड फॉर्म है। कुछ बात समझ आ रही है क्या है? एनोड से कोई रे निकल रहा है क्या? नहीं। कैथोड से निकल रहा है क्या? हाँ। वो गैस जो हमको दिख रहा है, जो जाता हुआ दिख रहा है, वो एक्चुअली क्या है? आयनाइज्ड गैस है। वो गैस आयनाइज हुआ कैसे? कैथोड रे की वजह से। मैं लिखवा देता हूं, लिखो। नहीं समझा? फिर से बताओ। यहां गैस था कंटेनर में, कैथोड रे गैस को आयनाइज करता था, आयनाइज किया तो हीलियम क्या बन गया? हीलियम प्लस बन गया। अब ये पॉजिटिवली चार्ज है तो नेगेटिव प्लेट से अट्रैक्शन फील करेगा और जब उससे जाएगा तो कोई कोई उस परफोरेशन में से निकल के चला जाएगा और वही लगेगा कि एनोड की तरफ से आ रहा है, लेकिन वो एनोड से नहीं आ रहा, वो एक्चुअली बीच से आ रहा है। बना लो, फिगर तो बना लो, लिखो जल्दी जल्दी जल्दी। लिख लिया? सबके रिजल्ट आ गए? उस दिन तो काफी लोगों के आ गए रिजल्ट। किसका किसका हाईएस्ट आया था? एक तो हंसरा का आया था और एक तेरा, तेरा 99.4, तेरा 2, तेरा 2, तेरा 4, ओके 2, ओके। काफी अच्छे रिजल्ट है ना? खुश होना चाहिए आप लोगों को। परेशान उस समय 97 पे रोने का तो कोई पॉइंट ही नहीं बनता है ना। अरे बहुत नंबर है यार तुम्हारे, है ना, तुम लोग चिंता मत कर, बहुत होता है ये और बहुत फर्क नहीं पड़ेगा। अब आपको एक्सेल करना है क्योंकि अब यहाँ से सब डिसाइडिंग है। ऐसे तो सब हर साल लोग ये बोल बोल के इस बात की वैल्यू ही कम कर देते हैं, बट ये एक्चुअली डिसाइडिंग है। मतलब डिसाइडिंग इन द सेंस, हाँ, कम से कम 8-10 साल आपका बचा सकता है ये।
उसके बाद तो फिर भी बहुत बच्चे मेहनत करके इवेंचुअली इफ दे डोंट इवन रीच आईआईटी दे स्टिल मैनेज, ऐसा कोई वो नहीं है। बट हाँ 8-10 साल इफ यू आर हार्ड वर्किंग आपका 8-10 साल सेव कर सकता है। सो इट्स वर्थ दैट मच। जैसे आप जहां से स्टार्ट करोगे और मतलब जो दूसरे लोग होंगे आपके साथ वो जहां से स्टार्ट करेंगे उसमें गैप होगा एक। आप ऊपर से स्टार्ट करोगे जल्दी जल्दी प्रमोशन और जल्दी जल्दी आप जो टॉप ब्रैकेट है उसमें पहुंच जाओगे। तो ये है एक डिफरेंस तो रहेगा ही, इसलिए पढ़ लो थोड़ा अच्छे से, है ना। बाकी तो बस वही है, मैंने आपको यही बोला है कि आप हर टेस्ट को सीरियसली लो। जितना भी टेस्ट हो रहा है सब आपके लिए जेई है बस। कोई भी टेस्ट ऐसा नहीं होना चाहिए। वैसे तो आपके हर क्वेश्चन क्लास का आपके लिए जेई होना चाहिए, उसमें वो ईगरनेस दिखाना है आपको। बट इफ नॉट दैट कम से कम हर टेस्ट को जेई वाला सीरियसनेस जरूर देना। हर टेस्ट के लिए जेई वाला प्रेशर अपने दिमाग में जरूर रखना, बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप उसके लिए प्रिपेयर हो। उस प्रेशर के लिए तो प्रिपेयर करना है ना, बाकी तो क्या ही है, समझ रहे हो। और हर टेस्ट का मार्क्स मैटर करेगा। नहीं नहीं मत पूछ मैं तो अपने 10th के नंबर बताता ही नहीं हूँ और ना 12th के। मैं ये सब एकदम से गार्डेड रखता हूँ, किसी को नहीं भाई। मतलब वो छोड़ वो भी बहुत अच्छा नहीं था, 3000 के रेंज में था मेरा तो। और मेरा मास्टर्स में अच्छा था, उसमें 9 था। मतलब मैंने 2 बार बीटेक एमटेक दोनों आईआईटी से ही किया। तो कोई बात नहीं है, वो सब बात 10th की थी, वो तो मेरा बहुत खराब था, बता देता हूँ मैं। बट जज मत करना, मेरा तो 86 था, है ना। नहीं अच्छा तो नहीं है आजकल के बच्चों को आप देख लो यार 99.44 ला रहे हैं। लेकिन हाँ नहीं नहीं चुप हो जाए यार, अबे कौन से टाइम में हूँ मैं, तो क्या सोच रहा है 1950 में दिया था मैंने, क्या पागल लोग है क्या अबे यार इतना भी बूढ़ा नहीं हूँ यार, है ना। और दूसरी बात, हाँ मेरा सीबीएसई नहीं था, है ना। इट वाज नॉट सीबीएसई और आईसीएसई, नो नो नो, इट वाज वेस्ट बंगाल बोर्ड। तो वेस्ट बंगाल में एक स्कूल है रामकृष्ण मिशन करके, मोर ऑफ लाइक अ गुरुकुल सिस्टम, है ना। तो मैं उधर था बचपन में, है ना। और वो हाँ ये था कि उनका टफ था, मैथ्स तो काफी टफ था। मतलब क्या ही बताऊं मैं, है ना। ट्रॉमा देते थे बच्चों को बचपन में, है ना। बट स्टिल ठीक है। तो इट वाज नॉट ग्रेट, ऐसा कुछ नहीं था मैं ही टॉप कर गया था, ऐसा कुछ नहीं। बहुत अच्छे बच्चे थे वहां पे तो, खैर। तो बस ठीक है यार, बट नथिंग मैटर्स यू नो। मतलब लकीली मैं उन अच्छे बच्चों को मोस्टली जो थे उस क्लास में बीट कर दिया। एट द एंड ऑफ द डे दैट मैटर्स मैन। आप इवेंचुअली उनको मेन एग्जाम्स में बोर्ड में आपने किया या नहीं किया, बट जेई वेई में आप उनको बीट कर दो, या आप गेट वेट जो भी है कैट में बीट कर दो, कुछ भी, बहुत एग्जाम होंगे, खत्म थोड़ी होएगा। जेई के लिए आप बीटेक के लिए जेई दोगे, फिर आप एमटेक के लिए गेट दे सकते हो। आपको यूएस से एमटेक करना है, एमएस करना है तो जीआरई देते हो। इंडिया से एमबीए करना है तो कैट देते हो, फिर आईआईएम। यूएस से करना है या यूरोप से करना है जी मैट देते हो। तो एग्जाम्स तो चलते ही रहेंगे तो वो खत्म नहीं होता है। बट स्टिल मतलब ठीक है वो, अब जो एग्जाम्स होने वाले हैं वो ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं लाइफ को डायरेक्शन देने के लिए, समझ रहे हो। तो टेस्ट को सीरियसली लेना। आज के टेस्ट का नंबर मैं देखूंगा, ठीक है, कितने कितने नंबर आते सबके, फिर हम लोग बात करेंगे कि क्या करना चाहिए। ठीक है चलो, मेहनत तो करके आए हो ना तुम, हाँ। नहीं 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 बहुत सिंपल है कैलकुलेशन, तुम खुद से कर सकते हो। अब कैलकुलेशन के लिए कैलकुलेटर वाले चैप्टर्स अब बचे नहीं है, ये सब में ऐसा नहीं आता है कि आपको कैलकुलेटर लग जाए, नहीं जरूरत नहीं पड़ेगा अब आपको। चलो लिखो, हाँ। बराबर है, तो खुद सोचना। सो देयर इज अ कैथोड, देयर आर परफोरेशंस। तो कैथोड की तरफ गए, अट्रैक्ट हुए। अब कोई किसी के रास्ते में परफोरेशन आ गया तो क्रॉस कर गया, किसी के रास्ते में सॉलिड कैथोड आ गया तो वहीं टकरा गया, होगा, वापस अट्रैक्ट होगा। बट वो इस बात पे डिपेंड करता है कि कितना दूर हमने ये बनाया है।
कितने दूर में उसका वेलोसिटी 0 होगा और वो वापस से अट्रैक्ट होगा। समझ रहा है? तो वेलोसिटी कम होगी ना जैसे। कम होगी डेफिनेटली। अपने को ग्लो दिख गया, अपन उतने में ही खुश है ना। अपने को दिख रहा है कुछ हो रहा है बस। हाँ हाँ चलता है ना, थोड़ा बहुत तो रहेगा ही यार। हाँ कुछ क्वेश्चंस तो मिलेंगे ही, बोलना। ओलियम नहीं आ रहा है, यूडियोमेट्री आ रहा है। समझो। अबे हो गया, देखो देखो देखो, इधर 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 नहीं, देखो यूडियोमेट्री में हमारे को सिर्फ इतना याद रखना है कि KOH जो है वो CO2 को एब्जॉर्ब करता है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही है, KOH जो है वो CO2 को एब्जॉर्ब करता है, बस ये इंपॉर्टेंट है। बाकी एब्जॉर्बेंट्स इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, आप छोड़ भी सकते हो। 100 ml है, अगर KOH से पास किया 80 ml हो गया, यानी 20 ml का कॉन्ट्रैक्शन आया और 20 ml क्या था, CO2 था। बस इतना ही काम का होता है। अब नेक्स्ट डे, पहले इसको लिखो। हाँ लिखो। Goldstein used modified discharge tube. Goldstein used modified discharge tube नहीं, Goldstein used the modified discharge tube and observed that discharge tube and observed that in addition to the cathode rays, some rays appeared to be coming from anode also. Some rays appeared to be coming from anode also. The particles of these rays are positively charged, ब्रैकेट में लिख लो आयनाइज्ड गैस, and the E by M ratio and the charge by mass ratio is different for different gases taken in discharge tube. सारी प्रॉपर्टीज आइडेंटिकल है, मैं लिखवा नहीं रहा, खाली एक ही प्रॉपर्टी डिफरेंट है और वो है चार्ज बाय मास का रेशियो। आपने जब चार्ज बाय मास का रेशियो निकाला कैथोड रेज के लिए तो वो फिक्स आया, चार्ज बाय मास रेशियो इज फिक्स्ड फॉर कैथोड रेज, क्योंकि कैथोड रे में हमेशा क्या होता है, इलेक्ट्रॉन। लेकिन बताओ क्या एनोड रे में हमेशा प्रोटॉन होता है क्या? नहीं। क्या एनोड रे में हमेशा प्रोटॉन होता है क्या? नहीं। तो क्या चार्ज बाय मास का रेशियो फिक्स आएगा क्या? नहीं। ये आता है वेरिएबल। क्यों? मान लो कभी आपने हीलियम यूज किया तो
तो आपको आयनाइज्ड गैस क्या मिलेगा, हीलियम प्लस। कभी आपने हाइड्रोजन का एटम ले लिया, आयनाइज्ड गैस क्या मिलेगा, H प्लस। कभी आपने नियॉन गैस ले लिया, आयनाइज्ड गैस क्या मिलेगा, Ne प्लस। तो आपको दिख रहा है कि इनका चार्ज बाय मास रेशियो फिक्स नहीं होगा। अब चार्ज तो चाहे तो फिक्स करो, लेकिन मास तो फिर भी वेरिएबल होगा, क्योंकि एनोड रे में चार्ज बाय मास रेशियो आप निकालते हो आयनाइज्ड गैस का, तो ये किस पे डिपेंड करता है, गैस पे डिपेंड करता है, फिक्स नहीं होता, वेरिएबल होता है। कुछ बात समझ आ रही है? उन्होंने क्या करा कि चार्ज बाय मास रेशियो निकाल लिया, किसके लिए, हाइड्रोजन के लिए। अब हाइड्रोजन में क्या होगा यार, बचपन से जानते हैं, हाइड्रोजन में एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन होता है। जब आप इसको आयनाइज करोगे तो H प्लस में क्या बचेगा, सिर्फ एक प्रोटॉन। तो जो चार्ज बाय मास रेशियो हाइड्रोजन के लिए आएगा, वही चार्ज बाय मास रेशियो किसका होगा, प्रोटॉन का होगा। अरे हाइड्रोजन को जब आयनाइज कर दोगे तो सिर्फ प्रोटॉन ही बचेगा ना। तो उन्होंने जब हाइड्रोजन का चार्ज बाय मास रेशियो निकाला, सो दिस विल बी दी चार्ज बाय मास रेशियो फॉर प्रोटॉन, क्योंकि हाइड्रोजन में एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन था, और आयनाइज करने के बाद उसमें सिर्फ क्या बचेगा, एक प्रोटॉन बचेगा। कुछ बात समझ आ रही है? सो दिस चार्ज बाय मास रेशियो फॉर हाइड्रोजन विल बी इक्वल टू द चार्ज बाय मास रेशियो फॉर अ प्रोटॉन। और बाकी आपको वैल्यूज तो याद ही रखनी पड़ेगी यार, है ना, वैल्यूज थोड़ी याद रखनी पड़ेगी। उसको मैं लिखा देता हूं सारी वैल्यूज, क्या चार्ज है, क्या मास है, क्या नहीं है। पहले एक बार आप न्यूट्रॉन के लिए भी थोड़ा लिख लो। हम लोग सीक्वेंस में यहां पे नहीं चल रहे, न्यूट्रॉन बहुत बाद में डिस्कवर हुआ है। जब हम इलेक्ट्रॉन को एक बार हमने सोचा बोर के तरीके से, काफी दिन वो चला, फिर 26 में आया क्वांटम मैकेनिक्स, जहां से हमने इलेक्ट्रॉन को सोचने का अपना तरीका बदला। ये ऑर्बिट वॉर्बिट छोड़ के क्लाउड सोचने लग गए। क्या सोचने लग गए, इलेक्ट्रॉन क्या है, क्लाउड है। बोलो भाई। वैसे ही आप सोच लो, 26 में इलेक्ट्रॉन का नया पिक्चर आ गया है, 32 में जाके इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन डिस्कवर हुआ है। तो हम सीक्वेंस में नहीं चल रहे, न्यूट्रॉन का डिस्कवरी इस सीक्वेंस में नहीं हुआ है। हम न्यूट्रॉन का डिस्कवरी बहुत बाद में कर पाए हैं, बट हम लोग सब एक ही साथ जगह पढ़ रहे हैं, तो एक ही जगह पे लिख लो डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन। लिखो डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन, लिखो, लिख ले। किसने करा मुझको? चैडविक, जेम्स चैडविक, JEMES। और चैडविक तो तुझे पता ही होगा, जेम्स ही तो नहीं पता था ना, JEMES। चैडविक नहीं पता था, CHADWICK। कभी कोई इंडियन नाम नहीं मिलता यार। रमेश, है ना, डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन बाई निहान, स्टिल बेटर लग रहा है। कुछ रमेश महेश होता ना, ओहो मजा ही आ जाता, मजा ही आ जाता, है ना। चलो खैर कोई बात नहीं है यार, सीरियसली ऐसा कभी नहीं होता यार, डिस्कवरी ऑफ फलाना भाई। मतलब क्या इतने अच्छे अच्छे नाम है हमारे, आर्यन वार्यन टाइप के, है ना, राहुल, है ना। ये राहुल वाहुल तो मतलब यार डिस्कवरी में कभी नहीं दिखते। चलो लिखो भाई, चैडविक बॉम्बार्डेड, लिखो लिखो, इधर कितना खुश है, लिख। चैडविक बॉम्बार्डेड अल्फा रेज bombarded alpha particles ब्रैकेट में लिख लो obtained from radioactive source, obtained from radioactive source, obtained from radioactive source, bracket closed,
आगे लिखेंगे ऑन बेरिलियम फॉइल, ऑन बेरिलियम फॉइल and observed that highly penetrating rays were originated, which were neither deflected in magnetic field nor in electric field. Which were neither deflected in magnetic field or electric field, nor in electric field. Full stop. This suggests that the particles of these new rays, the particles of these new rays are electrically neutral, and was called neutron. Again, accidental है. चार्डविक वो एलिमेंट ढूंढ रहा था जिससे कि हम रेडियो एक्टिविटी से खुद को बचा सके. पहले लोगों को पता ही नहीं था. आपने सुना होगा हेनरी बेकेरेल जिसने डिस्कवर किया है ना, उसने एक सब्सटेंस यहाँ रखा हुआ था ऊपर शेल्फ पे, और नीचे एक एक्सरे प्लेट था, और उस एक्सरे प्लेट पे ब्लैकनिंग ऑब्जर्व हुआ, जिससे उसको लगा कि कुछ हो रहा है. उसको यूज किसने किया? मैडम क्यूरी ने यूज किया. और आपको ये भी पता है कि मैडम क्यूरी का डेथ भी ऐसे ही हुआ है, कैंसर से ही हुआ इवेंचुअली, क्योंकि उनको पता ही नहीं था कि ये इतना हार्मफुल है कि नहीं है. मैडम क्यूरी बहुत ही वो कम लोगों में से है, 6 लोग हैं शायद जिनको 2 नोबेल मिला है, उसमें से एक है. और वो भी रिमार्केबल इसलिए क्योंकि एक फिजिक्स एक केमिस्ट्री में मिला है. जनरली लोगों को एक ही सब्जेक्ट में 2 मिल जाता है, या एक पीस में मिल गया और एक कहीं और मिल जाता है. बट ढंग का 2 नोबेल अलग अलग सब्जेक्ट में, ह्यूज है ना. तो मैडम क्यूरी का भी रिसर्च जो है रेडियो एक्टिविटी चल रहा था, है ना. रदरफोर्ड ने भी जो एक्सपेरिमेंट किया था उसके लिए जो सब्सटेंस मंगाया था वो मैडम क्यूरी से मंगाया था, स्पीड पोस्ट से. लोगों को पता ही नहीं था उस समय कि कितना डेंजरस है. एक कुरियर वाले भैया पोलोनियम लेके जा रहे हैं मैडम क्यूरी के घर से रदरफोर्ड के घर, बीच में वो फालतू में मर गए. मुझे तो कुछ बात का है. देखो मैडम क्यूरी का तो नाम हो गया, रदरफोर्ड का भी हो गया. वो भैया का क्या, सामान लेके भेज दिया, उनको किसी ने ध्यान ही नहीं दिया उन पे. यार कोई बात नहीं है, तो हम लोग 2 मिनट चुप रहेंगे उनके लिए, है ना. तुमको मजाक लग रहा है, मैं सीरियस हूँ. अबे अच्छी बात थोड़ी है, मरवा दिया तुमने फालतू में. एक एटम फाइंड आउट करने में किसी को तुमको नहीं पता तो भेजो मत ना. ये देखो गिर गया ये तो. हाँ चलो देखो, तो ऐसा हुआ, ठीक है. तो बेरिलियम के फॉइल पे अल्फा पार्टिकल को बॉम्बार्ड किया किसने? चैडविक ने. क्यों किया? उसको वो एलिमेंट चाहिए था. उनको पता पड़ चुका था कि डेंजरस है. स्टूडेंट था एक रदरफोर्ड का, हांस गीगर करके, नाम सुना आपने? रदरफोर्ड का जो पूरा एक्सपेरिमेंट है ना वो उसके स्टूडेंट्स ने किया है. सोचो वैसे थे स्टूडेंट्स, वैसे रदरफोर्ड ऑफिस में बैठा है और 2 स्टूडेंट्स एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं उसके लिए. मार्सडेन और गीगर ने किया, रदरफोर्ड ने थोड़ी ना एक्सपेरिमेंट किया. रदरफोर्ड को तो ये लगता था कि थॉमसन सही कह रहा है. रदरफोर्ड ट्राइड टू एक्सप्लेन कि थॉमसन क्या कह रहा है, बट उसको जब उन्होंने एक्सपेरिमेंट का आउटकम बताया तो उसको समझ आया कि एक्चुअली थॉमसन गलत कह रहा है, एंड द मॉडल विल बी वेरी डिफरेंट देन व्हाट थॉमसन इज एक्सपेक्टिंग इट टू बी. बहुत फेमस एक रदरफोर्ड का
कोट उस समय का है ना कि इट वाज लाइक फायरिंग अ पीस ऑफ बुलेट एट अ पीस ऑफ पेपर एंड इट कमिंग बैक टुवर्ड्स मी। पेपर को पेनिट्रेट नहीं कर पा रहा है बुलेट, ऐसा उनको ऑब्जर्वेशन मिला वहां से। अल्फा पार्टिकल नॉट एबल टू पेनिट्रेट द फॉइल एंड कमिंग बैक, बिकॉज अल्फा पार्टिकल का जो काइनेटिक एनर्जी है वो बुलेट की काइनेटिक एनर्जी के जैसा होगा। बात समझ आ रही है? तो रदरफोर्ड का दो स्टूडेंट है ना, गीगर और मार्सस में। गीगर जो है उसने पहला डिवाइस बनाया, गीगर काउंटर कहते हैं। आज भी अगर आप कभी किसी रेडियो एक्टिव लैब के आसपास होंगे जहां पे रेडियो एक्टिविटी काम चलता है, दे ऑलवेज यूज गीगर काउंटर, है ना, देखने के लिए कि जो लेवल है वो ह्यूमन के लिए सेफ है या नहीं है। ठीक है, तो ये सब का जो आइडिया लग गया तो लोग ऐसे कपड़े बनाने लग गए जिससे हम बचा सकेंगे लोगों को। काम तो करना ही पड़ेगा यार, है ना, न्यूक्लियर एनर्जी तो खैर यूज तो करना ही पड़ेगा। तो सेव करने के लिए हमने बनाया। तो उस समय हम लोग बेरिलियम पे एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, चैडविक कर रहा था। उसने बेरिलियम फॉइल लिया और उस पे बॉम्बार्ड किया अल्फा पार्टिकल को, और उसने ऑब्जर्व किया कि यहां से एक ऐसा पार्टिकल निकलता है जो ना तो इलेक्ट्रिक फील्ड में डिविएट होता है और ना मैग्नेटिक फील्ड में डिविएट होता है, सीधा सीधा निकल के चला जा रहा है। और इस पार्टिकल को उन्होंने क्या बुलाया? न्यूट्रॉन। पता कैसे चला निकल रहा है? सेटअप था यहाँ पे, पूरा एक सेटअप था, इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड आगे है वहां पे बनाया हुआ है। अब हमारे को खाली यहाँ पे एक न्यूक्लियर रिएक्शन याद रखना है। बेरिलियम अल्फा पार्टिकल गिव्स कार्बन एंड न्यूट्रॉन। ये खाली इंपॉर्टेंट है, ध्यान रख लेना। अल्फा पार्टिकल प्लस बेरिलियम गिव्स कार्बन एंड न्यूट्रॉन। ये न्यूक्लियर रिएक्शन है। न्यूक्लियर रिएक्शन में बैलेंसिंग कैसे करते हैं? ऊपर का ऊपर बैलेंस करते हैं, नीचे का नीचे बैलेंस करते हैं। ऊपर 13 है तो 13 होना चाहिए, नीचे 6 है तो 6 होना चाहिए। बात समझ आ रहा है? न्यूट्रॉन न्यूट्रल है और इसके ऊपर मास जो है वो लगभग 1 AMU है। अगर आप सारा मास और चार्ज लिखना चाहोगे, है ना, इसको लिख लो पहले जल्दी, लिख जल्दी। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। चार्ज तो आपको पता ही है, -1.602 10 to the power -19 प्लस 1.602 10 to the power -19 एंड 0। मास लिख लो ना, ठीक है चलेगा। चार्ज बाई मास का रेशियो पूछेगा तो निकाल लेना यार, बस चार्ज और मास दोनों अगर याद है तो निकाल लेना। इसका देखो, इसका मास जो होता है वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से काफी कम होता है। इनका जो मास होता है वो लगभग 1 AMU होता है ना। ये कुछ 1.0076 AMU होता है, ये कुछ 1.0085 AMU होता है ना। और ये आपको पता ही है कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में विच वन इज हेवियर पार्टिकल? न्यूट्रॉन। सब लिख लेना अपने मन से, न्यूट्रॉन इज स्लाइटली मोर इन मास और प्रोटॉन जो है वो 1837 टाइम्स है किसके? इलेक्ट्रॉन के। ठीक है,